Hare Krishna, dear devotees. Am I audible? जी प्रभु जी। Thank you. Thank you. Namo Vishnupadaya. Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini. Nirvishesha Shunyavadi Pashata Deshatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. So आशा करता हूँ आप लोग सब एकदम ठीक है। हम लोग एक बहुत ही विशेष चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 9। एंड प्रभुपाद का डेली रूटीन हम डिस्कस कर रहे थे। फिर हम डिस्कस करते कि प्रभुपाद को किस टाइप से फेलियर्स आ रहा है। और लास्ट हमारा डिस्कशन था परसों, वो ये था कि प्रभुपाद इज प्रैक्टिकली रन आउट ऑफ मनी। ठीक है, तो फाइनेंशियली फेल हो गया बैक टू गॉडेड। हालांकि अब फिर भी वो लिख रहे हैं अगला एडिशन जो 14 दिन बाद आएगा। लेकिन उनको अभी ये नहीं पता कि उसके लिए उसको प्रिंट करने का कॉस्ट कहाँ से आने वाला है, ये इसका उनको जानकारी नहीं है। क्या होगा देखा जाएगा। अपना वो लेकिन लिख रहे हैं, वो लिख के रेडी रखते हैं। और उनका यही आउटस्टैंडिंग एसेट था। हम लास्ट में ये डिस्कस करते कि उनका निष्ठा, फेथ था अपने स्पिरिचुअल मास्टर में। और हम ये भी डिस्कस करते थे कि किस तरह से जो है आज के डेट में बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिन्होंने अपने, उनको भगवान ने प्रचार करने के लिए जो काबिलियत दी है उसको वो कमर्शलाइज करने लग गए हैं, है ना। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई पुजारी यज्ञ करने का, या फिर कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने का, या कोई कथाकार कथा देने का अगर पैसा फीस चार्ज कर रहा है तो वो शास्त्रों के अनुसार गलत है। और उन्हें दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन, क्या था वो वर्ड, मैं अचानक भूल गया। क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणा। यस। और दक्षिणा वॉलंटरी होती है, जितना दे रहे हैं वो। एक्चुअली दक्षिणा देने वाले को भी अंदाजा होना चाहिए कितना देना है कितना नहीं देना है। उन्हें सीनियर से गाइडेंस लेना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन वंस ओन विश। ठीक है। और जो दिया जा रहा है उतना ही एक्सेप्ट करे। दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। नाउ इसमें भी कुछ बातें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर 1 रुपया ले रहा है तो किस हिसाब से, वो भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ फेमस लोग होते हैं जो कीर्तन करते हैं, वो कुछ कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। उस कॉन्सर्ट में आप टिकट खरीद रहे हो तो आप पैसा देकर जा रहे हो। तो वो एक अलग चीज हो गया। कि मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं वो ये है कि आपके घर में कोई शादी है या आपके घर में कोई पूजा पाठ या कोई प्रोग्राम है, तो वो जो है एक तरह से एक प्राइवेट अफेयर हो गया, इवेंट हो गया, राइट। या मान लीजिए कोई मंदिर का ही इवेंट हो गया, मंदिर बुला रहा है, तो वहां पर चार्ज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वहां पे दक्षिणा पे डिपेंड होना चाहिए। मंदिर के लिए तो ऑब्वियसली फ्री में करना ही चाहिए, और कोई घर गृहस्थी का आदमी बुलाता है तो वो कितना दक्षिणा देगा उस पर छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रोज कोई पूजा मिल जाएगा, रोज कुछ मिल जाएगा। तो जो लोग प्रोफेशनल कीर्तन होते हैं उनको भी तो अपना आजीविका चलाना है। तो उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल एक कथाकार हो गया, तो उसको भी अपना, मान लीजिए कि उसका फुल टाइम प्रीचर है वो, तो फिर वो सोशल मीडिया यूज कर सकता है, वहां पे अपने आप को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो वहां पर वो गलत नहीं है एक तरह से, टू ऑर्गेनाइज योर ओन कॉन्सर्ट्स एंड शोज, क्योंकि वो आपका अपना है, वहां पे लोग आ रहे हैं तो पैसे दे के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर आपको इनवाइट करता है अपने घर पर अपने पर्सनल प्रोग्राम में, तो वी शुड नॉट चार्ज। तो दे आर टू डिफरेंट सिनेरियोज, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अल्टीमेटली भक्ति इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज अवेलेबल विदाउट क्वालिफिकेशन फॉर एवरीवन। तो एनीवेज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे स्टोरी में प्रभुपाद इज इन वृंदावन, दिल्ली से अप डाउन करते रहते थे, अभी वृंदावन में।
अब हमारे स्टोरी में एक पुराने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस वापस किया जा रहा है। उनका नाम है प्रभुपाद के डिसाइपल, पहले डिसाइपल, आचार्य प्रभाकर मिश्रा, द यंग डॉक्टर, इफ यू रिमेम्बर हिम। याद है आपको? प्रभाकर मिश्रा। तो ये ना अभी बॉम्बे गए हुए थे फिर, अभी बॉम्बे में रहने लग गए थे। और वहां पे एक भारतीय विद्या भवन था। उस भारतीय विद्या भवन में, एक्चुअली ये भारतीय विद्या भवन क्या चीज के लिए था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसका नाम है भारतीय विद्या, ये इंडियन कल्चर, इंडियन नॉलेज, इंडियन हेरिटेज के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए एक इनिशिएटिव था, अपने आप में कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था। और इसमें कई सारे डिपार्टमेंट थे, जिसमें से एक था संस्कृत का डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आचार्य प्रभाकर को बना दिया गया था, जिससे हमें पता चलता है कि इनको संस्कृत की काफी नॉलेज थी एज अ डॉक्टर, राइट। तो इन्होंने अपने गुरु भक्ति वेदांत प्रभु को बुलाया एक लेटर के थ्रू कि क्यों ना आप आकर मुझे ज्वाइन करिए, हम पुराने दिनों की तरह एक साथ प्रचार करेंगे। और इस भारतीय विद्या भवन का फाउंडर एंड डायरेक्टर वॉज नन अदर देन द सेम गवर्नर मुंशी, जिनका वाइफ ने प्रभुपाद से लीग ऑफ डेवोटीज का सेंटर छीन लिया था। दैट्स अ कोइंसिडेंस। लेकिन अब जो है, गवर्नर के साथ आचार्य प्रभाकर का एक अच्छा दोस्ती हो गया अपने पोजीशन की वजह से। तो अब वो बोल रहे कि गवर्नर आपकी हेल्प बहुत करेंगे, वैसे भी वो आपकी प्रेस करते हैं, आपका प्रचार को अपने लेटर में प्रेस किया था उन्होंने। तो जनवरी 1957, सो प्रभुपाद इज रफली 60-61 ईयर्स ओल्ड। आफ्टर अश्योरिंग, तो उन्होंने उनका महंत गोपाल, यानी कि जहाँ पर वो रूम लेकर रह रहे थे इस वृंदावन के मंदिर में, वंशी गोपाल जी टेम्पल, वहाँ 5 रुपए का रेंट देते थे वो हर महीने। तो उनको अश्योर किया कि मेरा इस महीने का रेंट मैं दे दूंगा, अभी के लिए मैं एक बार बॉम्बे जा रहा हूँ। ऐसा अश्योर करके वो निकल गए। तो वहां पर जब वो पहुंचे, तो प्रभुपाद ने अपने तरह से गवर्नर मुंशी से इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करी, उनको अप्रिशिएट भी किया जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, और उनको अपनी तरह से समझाने की कोशिश करी कि अल्टीमेटली जो ग्लोबल डिजास्टर्स है, जितने भी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, इट विल टेक अ स्पिरिचुअल मूवमेंट टू सॉल्व देम। इट विल टेक गॉड कॉन्शियसनेस टू बी एक्सेप्टेड टू सॉल्व देम। विदाउट गॉड कॉन्शियसनेस एवरीथिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। टू थिंक ऑफ पीस, development, happiness for all, justice for all, it's not going to happen without God consciousness. तो जो गवर्नर है, गवर्नर बहुत खुश हुआ उनकी बातों से, और उनको एक पोस्ट दिया। सो गवर्नर मतलब सरकार का टॉप मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो जनरली ऑनररी डिग्रीज, ऑर्डिनरी, आपने सुना होगा ना, HONORARY, ऑनररी। जैसे कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए बड़े होकर, और आपने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली स्कूल कॉलेज में, लेकिन मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या येल यूनिवर्सिटी फॉरेन की, वो आपको ऑनररी डिग्री इन इकोनॉमिक्स या ऑनररी डिग्री इन बिजनेस देना चाहते हैं। सो दैट इज द थिंग। सच में आपने उस कोर्स को नहीं पढ़ा है, बट दिस इज ऑनररी टाइटल, एक आपको दे रहे हैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट कि आपने अपने फील्ड में इतना अचीव किया है। सो गवर्नर ऑफर्ड अभय अ पोस्ट एज ऑनररी प्रोफेसर ऑफ भगवत गीता। तो ये अब टेक्निकली वो रिकॉग्नाइज्ड एक स्टैंप हो गया, सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है इनको। एंड अभय ने बदले में उनको कुछ बैक टू गॉड की कॉपीज दी और रिक्वेस्ट किया कि जब आपको समय मिले आप थोड़ा प्लीज पढ़िएगा। एज ऑनररी प्रोफेसर ऑफ गीता, अब अभय जो है उस सेंटर में हरे कृष्णा कीर्तन के साथ हर क्लास शुरू करते थे, और फिर गीता पे एक लेक्चर देते थे, कृष्णा का रियल पोजीशन सबको समझाते थे। और लीग ऑफ डेवोटीज को रिवाइव करने का उनका मन था, कहीं ना कहीं वो इसलिए प्रभाकर मिश्रा के पास वापस आए थे। बट उनको चांस कम दिख रहा था, क्योंकि भारतीय विद्या भवन का ही रोल में वो ज़्यादा जुड़ गए थे, राइट। तो इस भवन का एक प्रोग्राम हुआ था, कुरुक्षेत्र में, यहाँ लिखा है। और इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने भी अटेंड किया था, और बहुत सारे लर्नेड पंडित्स ने लर्न किया था।
सब ये एक्चुअली कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो ये गीता इसका सब्जेक्ट मैटर था। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था, एनुअल कन्वेंशन, साल में एक बार होता है उनका। तो जितने भी गेस्ट थे, अब प्रभुपाद को तो वहां पर बोलने का चांस नहीं दिया गया था। हालांकि जितने भी बड़े बड़े गेस्ट थे सबको चांस दिया गया था। लेकिन प्रभुपाद ने नोटिस किया कि एवरी वन हैड देयर ओन वर्जन टू से अबाउट गीता। तो आज भी यही होता है। गीता के बारे में कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कि कोई ई, कोई एफ। अब सबके पास अपना खुद का वर्जन है। कोई कोई बोलता है कि उसमें वो लिखा है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपना काम अच्छे से करो, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। राइट, तो दैट मीन्स उन्होंने गीता के सिर्फ पहले 6 चैप्टर पढ़े हैं। 7 से 12 पढ़ना भूल गया, 13 से 18 पढ़ना भूल गया। तो ये आज भी मौजूद है। और प्रभुपाद, सी यू सी वी आर सो लकी। हम लोग जब गीता का बुक पढ़ते हैं तो हमको कोई माथा नहीं मारना कि इसमें सही चीज लिखा है कि नहीं। प्रभुपाद इज रूट भगवत गीता एज इट इज, मतलब यथारूप, इन जैसा कृष्ण बोलना चाह रहे हैं वैसे उसी भाव में लिखा है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता आज की डेट में। तो एवरी वन हैड देयर ओन थिंग टू से। तो उन्होंने जाहिर सी बात की किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली होगी अपना इस ज्ञान को बोलने में, राइट। तो प्रभुपाद ना उस मीटिंग को छोड़कर वृंदावन आ गए। उनको ऐसा लगा कि कुछ प्रैक्टिकल नहीं आएगा इसी बेकार की बातों से। वापस वृंदावन आ गए, और इस बार आचार्य प्रभाकर भी उनके साथ आ गए। और वो बोलते थे कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे साथ बॉम्बे और कुरुक्षेत्र में रहकर जो हालत है, इससे अच्छा तो यही बोल दो कि मैं गीता पढ़ा नहीं हूं, ये बेटर रहता। ऐसा उल्टा फुल्टा मीनिंग निकालना, मुझे ऐसा लगता है कि वी रियली नीड अ सोसाइटी फॉर प्योर डिवोटीज। इतने सारे कल्चरल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन कोई भी एक्चुअली कृष्णा का प्रचार नहीं कर पा रहा है जैसा चैतन्य महाप्रभु चाहते थे। ये सिर्फ लीग और डिवोटीज कर रहा था। हमें ऐसे ही एक सोसाइटी चाहिए जो प्योर डिवोटीज की हो, जो शास्त्र पढ़ के शास्त्र पढ़ाए, कुछ भी नहीं बोले माइक पे चढ़कर। तो कुछ दिन बाद आचार्य प्रभाकर वापस बॉम्बे चले गए अपने काम से। लेकिन अभय अब टेक्निकली अकेले थे वृंदावन में। और वो कानपुर आने की सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी वृंदावन के पास है, दिल्ली की जगह वो कानपुर को अपना एक बेस बनाना चाहते हैं, बैक टू गॉडेड मैगजीन बांटने का। वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो एक प्रॉपर टाउनशिप है कानपुर। और प्रभुपाद ना पहले एज ए बिजनेसमैन ट्रैवल करते थे कानपुर, तो उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स भी बन गए थे वहां पे। तो उन्होंने लीग ऑफ डेवोटी का मेंबरशिप फॉर्म बनाया, और एक बार के लिए कानपुर निकल गए। और महंत बहुत सरप्राइज हुआ। महंत मतलब जो जिसको वो किराया देते थे। क्योंकि देखिए अब ये तीसरे बार इस चैप्टर में सेम बात आ रहा है। ऑल दो मोस्ट एल्डरली साधुस हु केम टू वृंदावन स्टेट पुट, मतलब वहीं। एंड सम इवन टुक वॉज, लोग व्रत लेते थे कि मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। दिस क्वाइट बाबा बाबू वॉज कमिंग एंड गोइंग कॉन्स्टेंटली, कभी मुंबई जा रहा है, कभी कुरुक्षेत्र, कभी अब बोलते कानपुर जा रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है इनका। तो कानपुर में जब वो रहते थे तो रहने की जगह ही नहीं है पहली बात। तो अलग अलग दिन अलग अलग घरों में रहते थे जहां जगह मिल जाए। ही इज लिविंग हिज लाइफ लाइक षड गोस्वामी, यू नो। षड गोस्वामी यूज टू स्पेंड देयर लाइफ अंडर अ न्यू ट्री एवरी नाइट। So he's also going to new homes every day. He has no proper place to stay. और अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस शहर में थे उनको वो प्रीच करते थे। उनके साथ बैठते थे, कभी कभी तो मिनटों नहीं घंटों तक उनसे बात करते थे। और वो लोग भी खुश होते थे कि एक साधु इतना पढ़ा लिखा जैसा इंग्लिश बोल रहा है, इतना बढ़िया बात बोल रहा है, और एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा है, कुछ इमोशनल बात नहीं कर रहा है, साइंस बोल रहा है, ही स्पीकिंग द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट। और इतना सॉफ्ट स्पोकन है। लेकिन प्रभुपाद को डोनेशन बहुत नहीं मिलता था। वो चाहते थे कि उनके जो वेल्दी फ्रेंड्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबरशिप, मतलब लीग ऑफ डेवोटीज का बहुत टाइप ऑफ मेंबरशिप लेवल्स था, तो टॉप मोस्ट लेवल खरीदे। लेकिन वो लोग जो है 2 रुपया वाला एकदम नीचे लेवल का सब्सक्रिप्शन लेते थे। मतलब दे डिड नॉट वांट टू गिव गुड डोनेशंस। दे जस्ट सेड कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो एंड एवरीथिंग, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग हेफ्टी डोनेशंस।
और 2 महीना कानपुर रहकर वो लौट गए वृंदावन। कानपुर ऑल्सो उनके हिसाब से चला नहीं। सो डोनेशन ना आदमी हमेशा वहीं देता है जहां उसका फायदा है, डोनेशन देने में भी वो फायदा ढूंढता है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को डोनेशन दे जिससे उनका नाम हो जाए कि ओ इन्होंने इतने बड़े बाबा के डोनेशन दिया है, जो बहुत फेमस हो, या जहां पर उनके बाहर नाम लिखा आ जाए, राइट। जनरली डोनेशन जो है वो गुप्त होने से अच्छा है। हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि हम पैसा दिया तो हमारा नाम हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप डोनेशन कर रहे हो, इस चीज को लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि और भी लोग आपसे इंस्पायर हो, है ना। तो हाउ डू यू डू दिस? तो आप वही डोनेशन किसी और के नाम पे कर दीजिए, आपके माता, आपके पिता, आपका कोई करीबी फैमिली मेंबर, रिलेटिव, या किसी अपने गुरु के नाम पे या भक्त के नाम पे, किसी भक्त के नाम पे कर दो। तो लोग इंस्पायर भी हो गए, ठीक है। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपने फैमिली कोई फ्रेंड के नाम पे कर दीजिए, तो भी ऐसे ही लगेगा कि कोई बिजनेसमैन डोनेट किया और आपका भी उसमें आइडेंटिटी छुप रहा है, राइट। सो इससे ना आप फॉल्स ईगो से बच सकते हो। ठीक है, हम्बल रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारा माइंड फॉल्स ईगो में हमको ले गया ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अभय कुछ महीने फिर कानपुर से आने के बाद वृंदावन कुछ महीने और रहा। उसके बाद वो सोचता है कि चलो अब कुछ नहीं मिला तो वापस बॉम्बे जाके वहीं पिच करते, वहां कुछ तो होप मेरे को दिख रहा था, कुछ तो चांस दिया गया था मुझे सामने से। लेकिन बॉम्बे में जाकर वो फिर समझ गए कि मतलब इससे अच्छा तो स्ट्रगल करके खुद का ही कुछ खोल लो। इनके साथ तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इनका बुनियाद, इनका फाउंडेशन ही वीक है। ठीक है, ये रिलीजन के बारे में प्रीच करना चाहते हैं पर रिलीजन को समझ नहीं रहे हैं। सो ही क्विकली ब्रोक ऑफ हिज एसोसिएशन विद द स्टिफलिंग भारतीय विद्या भवन, और वहाँ के फैकल्टी रेसिडेंट से भी आ गए। देखिए, उनको वहाँ पर रहने के लिए कमरा दिया गया था, बट उनको कमरा नहीं चाहिए। उनको सिर्फ अपना गुरु का प्रचार होने का आदेश पालन होता हुआ दिखना चाहिए। तो वो एक हफ्ते तक अलग अलग पेट्रन के घर पे रुकते रहे, स्टेइंग अ वीक एट अ टाइम, मतलब अलग अलग लोगों के घर पे एक एक हफ्ता गुजारते रहे। और कोशिश करते रहे प्रचार करने का। बॉम्बे शहर में ही अभी वो है। फिर आचार्य प्रभाकर का एक फ्रेंड था, उन्होंने प्रभुपाद के लिए एक बॉम्बे का बीच में एक प्रोग्राम रखा, क्योंकि बीच मतलब समुद्र के किनारे जो होता है। उन्होंने, उनके फ्रेंड ने बोला कि संडे को हर शाम इतनी भीड़ आती है यहाँ पे, आप यहाँ पे एक दिन एक छोटा सा स्पीच दे दीजिए भगवान के ऊपर, बहुत अच्छा लगेगा, और सारा अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा। सो उन्होंने एक कुशन के ऊपर बैठकर 500 to 1000 लोग को वहां पर अरेंज किया गया। प्रभुपाद बैठकर सुना रहे थे और बहुत लाउडली बोल रहे थे द फिलोसॉफी ऑफ भगवद गीता। और अभय स्पोक फॉर सेवेरल नाइट्स, वहां पर कई रातों तक ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहा। और फिर इससे प्रभुपाद थोड़ा फेमस हुए लोकली, और वहां पर और अपॉर्चुनिटी आए। प्रभुपाद को किसी ने इनवाइट किया कि आप एक लोकल बॉम्बे के एक विष्णु मंदिर है, वहां पर भी आकर आप बोलिए कुछ, एक आध बार आइए आप प्लीज। तो एक हफ्ते के लिए वो वहां पर भी गए बोलने। लेकिन यू सी द ब्यूटीफुल सेंटेंस, Abhay wanted to do more than deliver occasional lectures to uncommitted audiences, राइट। ये सब छोटी मोटी चीजें करके क्या होगा, हमें लंबे स्केल में कुछ ऑर्गेनाइज रूप में कुछ बड़ा करना है। सो धीरे धीरे उनके अंदर ऐसा रहता है कि आई हैव टू प्रीच आउटसाइड इंडिया। और एक्चुअली इनफॉर्मली उन्होंने बहुत हजारों बार अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को बोला था कि मुझे ये करने का मन है। और अपनी राइटिंग्स, बैक टू करेक्ट राइटिंग्स भी आप पढ़ोगे, आज भी आप पढ़ सकते हो उतने पुराने राइटिंग्स, तो उसमें भी आपको फील होगा कि प्रभुपाद के अंदर एक डिजायर ऐसा आ रहा है। ठीक है, ही वॉज रेडी टू ट्रेवल एनीवेयर टू फुलफिल हिज गुरुज ऑर्डर। और अभय ने सोचा कि इंडिया में अंग्रेजी, मेरे गुरु ने क्या बोला, अंग्रेजी लैंग्वेज में प्रचार करो, ये मेरे गुरु का ऑर्डर है। अब अंग्रेजी बोलने वाले इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं, तो वेस्ट में बहुत ज्यादा लोग होंगे, जाहिर सी बात है। सो अगर वो बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर दौड़ सकते हैं तो लंदन, न्यूयॉर्क, वहां क्यों नहीं जा सकते, जहां लाखों लाखों लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और कभी चैतन्य महाप्रभु का मैसेज सुना भी नहीं है। इट्स लाइक कि आपको एक ऐसे देश में जूता बेचने दिया गया है जहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो या तो आप डिस्करेज होगे कि यहाँ पे तो जूते का मार्केट ही नहीं हो पाएगा, कोई पहनता ही नहीं है, या तो आपको दिखेगा कि ये तो सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ सब मुझसे ही जूता ले लेंगे, एक बात की बात है। सो प्रभुपाद को यही समझ में आ रहा था अभी।
तो प्रभुपाद फ्यूचर में बोलते हैं, उनके एक कोट है कि अपने पास का दिन को रिकॉल करते हुए, सो माई आइडिया ऑफ प्रीचिंग इन द फॉरेन कंट्री मीन्स that these foreigner are already fed up with material advancement of knowledge. अब इनको इससे भी कुछ ऊपर चाहिए. दे आर सीकिंग गाइडेंस ऑफ वेदास और गीता इन एन ऑथेंटिक वे. और मैं श्योर हूं कि ये गैर गुजरे भारतीय लोग, दे विल कम बैक टू द स्पिरिचुअल लाइफ when this principle is accepted by the Europeans and the Americans, because Indian people are now in the habit of begging after neglecting their own property. हम मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए विदेश से भीख मांग रहे हैं, और हमारे पास जो प्रॉपर्टी है स्पिरिचुअल हेरिटेज, उसको यूज नहीं कर रहे हैं. आप सोचोगे कि इसका भीख मांगने से क्या लेना देना. हम तो उस टाइम वो मांगते थे ना, अनाज मांगते थे. तो इंडिया में इतना बड़ा लैंड है, सेवन लार्जेस्ट कंट्री, और इतना उपजाऊ जमीन है. बैरन लैंड ऐसे ही पड़ा है, उसको कोई उगा नहीं रहा है. तो अगर हम लोग शास्त्र पढ़ते तो हमको समझ में आता कि वैश्यस का ड्यूटी है अपना ड्यूटी अच्छे से निभाना, जिस भी क्लास में हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसमें उसको अच्छे से फॉलो करना. तो फिर धीरे धीरे अब आप आज देखिए, इंडिया अल्टीमेटली तो वही हुआ ना. इंडिया आज़ादी के कुछ डेकेड्स बाद सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गया है. कौन सा अनाज, कौन सा क्रॉप नहीं है जो हम एक्सपोर्ट नहीं करते. राइस, वीट, बाजरा, मिलेट्स, रागी, जोवर, है ना. टी, कॉफी, रबर, एवरीथिंग वी आर एक्सपोर्टिंग. आप कोई भी चीज का देखिए, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है. या तो फर्स्ट में इंडिया होगा, या तो फर्स्ट में चाइना होगा, सेकंड में इंडिया होगा. इट्स लाइक दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. सो अल्टीमेटली तो वही होगा, और वही हुआ आगे चल के. बट प्रभुपाद को दिख रहा था कि हम लोग 1950s में एक गरीब देश की तरह खाली बेगिंग कर रहे हैं. जो हमारे पास इतनी बड़ी चीज है, उसको हम देख ही नहीं रहे हैं. जब ये वहां मैं ले जाऊंगा, तब इन लोग यही चीज को देखने लगेंगे. तो दैट इज द थिंग. प्रभुपाद का प्लानिंग था कि वो 50 कंट्रीज में बैक टू गॉडेड का मैगजीन बेचेंगे. जैसे अमेरिका के पास 10,000, अर्जेंटीना में 5,000, बेल्जियम 500, ब्राजील 500, बर्मा मतलब म्यांमार में 1,000, कनाडा 500, चिले 500, चाइना 10,000, और 10,000 रशिया, 10,000 इंग्लैंड. तो प्रभुपाद ने सोचा था कि मैं इतने डोनर्स उठाऊंगा बैक टू गॉडेड से, कि मैं डोनेशंस उनसे ले उनको बोलूंगा कि आप और डोनेशन दीजिए, ताकि हम इसको बाहर भेज सके, और फिर बाहर भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. लेकिन ना डोनर आया, ना कोई डोनेशन आया, और ऐसा प्लान्स कभी रियलाइज ही नहीं हो पाया, एट इज स्टिल नाउ. ठीक है. सो अब अभय बहुत कोशिश कर रहे थे. यू यूज टू ऑलवेज थिंक बिग. तो अभय ने ये रियलाइज किया कि इंडिया के एडुकेटेड कल्चर्ड क्लास अपनी ही स्पिरिचुअल कल्चर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. और जो लोग रिलीजियसली इंक्लाइंड मासेस है, कि जो लोग धार्मिक लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं, वो लोग हिंदुइज्म जैसे एक शब्द के नाम पर अनऑथराइज्ड और कॉन्फ्लिक्टिंग डॉक्ट्रिन्स पढ़ रहे हैं. मतलब जिनका रियल में कोई, अगर आप डिबेट करो, कंस्ट्रक्टिव डिबेट, तो वो उनका सारा कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, पता चलेगा अनऑथराइज्ड है. सो बहुत बहुत ही खराब हालत है. इमेजिन कि प्रभुपाद के बुक्स नहीं होते तो हम भी किसी ना किसी डेमिगॉड के पीछे पड़े होते आज के डेट में. राइट. सो प्रभुपाद को बॉम्बे 1958, प्रभुपाद 62 ईयर्स के हो गए हैं, बॉम्बे में एक प्रोग्राम के बारे में पता चला, भागवत वीक, मतलब भागवत सप्ताह. और ये लोग भागवत सप्ताह में जो भी आचार्य था, वो फीस चार्ज करा था, अपने आप को बहुत फेमस बताता है पूरे दुनिया में. और वो भागवतम कथा करते करते उसमें वो कृष्ण को, कृष्ण का पोजीशन को छुपा रहा है कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, और इम्पर्सनलिज्म सिखा रहा है कि भगवान का कंसेप्ट मतलब भगवान फॉर्मलेस होते हैं. हिंदू में भी ऐसे नमूने हैं, ये सिर्फ बाहर दूसरे रिलीजन्स में नहीं है. तो सबसे पहली बात, भागवत सप्ताह जैसा कोई चीज ही नहीं होता है. भागवत कथा बोल सकते हो, वो 7 दिन का ही कथा होगा, श्रीमद् भागवतम कथा.
लेकिन सप्ताह वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भागवतम है, पूरा श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक का, परीक्षित महाराज को उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी में सुखदेव गोस्वामी ने 7 डे 7 नाइट्स में करा दिया था, इसीलिए वो सप्ताह हो गया। लेकिन हम लोग भागवत सप्ताह नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग सुखदेव गोस्वामी नहीं है, सिंपल। हम इतनी काबिलियत नहीं रखते हैं कि पूरा भागवत का सार, रस 7 दिन में लोगों को समझा दे। वो सिर्फ सुखदेव गोस्वामी कर सकते थे, और उन्होंने किया परीक्षित महाराज के साथ। इसीलिए हम लोग भी, भले ही हम लोग भी सेम चीज करने का ट्राई करें, बट वी कैन नॉट कॉल इट भागवत सप्ताह। हमारे आचार्यों ने मना किया है ऐसा वर्ड यूज करने करके। हम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज चलिए, हमने अपने तरफ से हम एक समरी दे देंगे 7 डेज में भागवत सप्ताह का। देखिए, परीक्षित महाराज को तो सुखदेव गोस्वामी ने एक एक श्लोका, फिर एक एक ट्रांसलेशन, फिर उसका पर्पट सब समझाया था। हम तो उसे समरी दे पाएंगे अगर हम ऐसा करना चाहे 7 दिन में। लेकिन चलिए, हम उतना भी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सप्ताह नहीं बोल सकते हैं। वो गलत वर्ड हो गया, वो गलत मीनिंग हो गया। तो ये लोग वो गलत कर रहे हैं। दूसरा बात, इन लोग कृष्णा का रोल मार्जिनलाइज कर रहे हैं। तीसरा बात, इन लोग गॉड का कंसेप्ट को, हु इज गॉड, समथिंग इम्पर्सनल। तो प्रभुपाद ने रतन श्री, इस भागवत वीक के लीडर थे, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनाइजर थे या स्पीकर थे, कोई तो थे। उनको एक लेटर लिखा और उनको बोला आप भागवतम से दूर रहिए। इससे अच्छा तो बोलो कि भागवतम हमको नहीं पता, हम नहीं पढ़ा। उसका उल्टा मीनिंग समझाना इज मोर डेंजरस। तो प्रभुपाद इस लेटर में लिखते हैं, उनको फटकार लगाते हैं उनकी। मैंने इसको अटेंड नहीं किया और अपने आसपास के लोगों को भी मना किया, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था शास्त्रस का। और टू सेव दीज फुलिश ऑडियंसेस इन फ्यूचर, मतलब ये जो बेवकूफ लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं, बेवकूफ मतलब ये लोग नादान हैं, इनको समझ नहीं है, इनको आप लोग सही ज्ञान देने की जगह और गलत नॉलेज दे रहे हो और भटका रहे हो। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से बहुत क्लियरली श्लोकास में सब कुछ समझ लिया था कि रासलीला एक्टिविटीज क्या होती है। इससे हमको यह पता चलता है कि उसमें वो लोग रासलीला को भी एक अलग एंगल दे रहे थे। रासलीला एक परवर्टेड मंडेन डांस था, एक सेक्सुअल प्लेजर को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? तो अगर भागवतम कोई पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ऐसा कोई बात नहीं था। तो श्लोका, ओके, तो इसके पीछे इतना सुंदर और बहुत सारा वो सब है, जो मैं इतने कम टाइम पे नहीं दे पाऊंगा। अभी हमारा समय भी हो गया है। अगर रासलीला करना है तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। कृष्ण ने सारी गोपियास को, हजारों गोपियास को ऐसा फील कराया कि एक गोपी को ऐसा दिख रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ नाच रहे हैं, जबकि कृष्णा एक साथ सारे गोपियों के साथ एक्सपांडेड फॉर्म में नाच रहे थे, राइट? सो एक एक गोपी के लिए कृष्णा, बाकी लोग अकेले नाच रहे हैं, कृष्णा सिर्फ मेरे साथ नाच रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा था हर एक गोपी को। दूसरा, गोपीज वहां अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी बिस्तर में। वो उनका स्पिरिचुअल बॉडी था जो जंगल में जाकर नाच रहा था, फिजिकल बॉडी नहीं था, स्पिरिचुअल बॉडी था। एंड देर इज नो कंसेप्ट ऑफ मंडन सेक्सुअल इंटरकॉर्स इन स्पिरिचुअल बॉडीज। देर कैन ओनली बी माधुर्य रस। एंड थर्डली, this dance lasted for millions of years of Lord Brahma, not only 8 hours. जबकि ऐसा फील हुआ होगा सबको 8 hours, बट कृष्ण इज काल, ही कैन स्टॉप टाइम, एंड इट लास्टेड फॉर लैक्स ऑफ ब्रह्मस आवर्स। अगर आप ये तीनों चीज कर सकते हो तो आप भी रासलीला कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, सिंपल, राइट? सो एनीवेज, ये सब इतना लॉजिक पढ़ने का कहाँ समय है किसी को, है ना? तो एनीवे, तो प्रभुपाद ने वार्न किया कि मैं लीगल एक्शन भी लूंगा अगर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप रिलीजियस फ्रॉड फ्रॉड कर रहे हो। लेकिन भागवत वीक चलता रहा और हंड्रेड्स ऑफ लोग और चीट होते रहे आगे भी, ठीक है? सो हम इंडियंस को बुद्धू बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे शास्त्र हम नहीं पढ़ते। तो अब बॉम्बे में प्रभुपाद प्रैक्टिकली होमलेस थे, लेकिन जस्ट इमेजिन, प्रभुपाद इज होमलेस स्टिल, ही राइट्स अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर नेहरू। अभी नेहरू है, कुछ ही साल में नेहरू जाएंगे, और 6 साल बाद नेहरू की डेथ होगी, और फिर लाल बहादुर शास्त्री पीएम बनेंगे। तब प्रभुपाद की उनसे मुलाकात भी होगी। हम उसको, बहुत टाइम है वो पार्ट आने में,
बट नेहरू को लेटर लिखते हैं। प्रभुपाद वही व्यक्ति है जिन्होंने गांधी जी का डेथ को एक तरह से इनडायरेक्टली प्रेडिक्ट भी कर लिया था। तो नेहरू को लेटर लिखते हुए बोलते हैं कि इंडिया का स्पिरिचुअल कल्चर शुड बी रिवाइव्ड, एंड नॉट जस्ट रिवाइव्ड, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेस्ट। आप ये मत दिखाओ कि उनके पास मटेरियल एडवांसमेंट है और हमको भी थोड़ा सा दे दो भीख मांगो। आप ये दिखाओ हमारे पास क्या, और वो जाके उनको दो। ही रिमाइंडेड पंडित नेहरू कि एंशियंट ग्रीस से लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड तक सब लोगों ने मेटेरियलिज्म देखा है। कभी कोई दुनिया का राजा था, कभी कोई दुनिया का राजा था, कभी कोई दूसरा एम्पायर राजा था, लेकिन किसी को भी परमानेंट पीस नहीं मिला। एवरीथिंग कोलैप्स्ड, नथिंग इज परमानेंट। तो अगर नेहरू भी इसी राह पे चलेगा तो अल्टीमेटली स्ट्राइव फॉर वार ही होगा। वार। 4 साल बाद चाइना अटैक करता है इंडिया पे, 1962 वॉर। सो इनडायरेक्टली प्रभुपाद इज प्रेडिक्टिंग दैट आल्सो हियर, यू कैन सी। प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो एडवांस साइंटिफिक नॉलेज ओनली। जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो साइंटिफिक नॉलेज होगी साइंस में, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो एडवांस साइंटिफिक नॉलेज है। हमारा साइंस किस पे रिलाई करता है मालूम है? ऑब्जर्वेशन, इवेल्युएशन, ठीक है ना? एम्पेरिकल होता है। जो सेंसेस को समझ में आ रहा है वही सत्य सत्य है, जो सेंसेस को समझ में आ रहा है वो सत्य नहीं है। राइट? बट स्पिरिचुअल इज एडवांस साइंस साइंटिफिक नॉलेज। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपने तो एडमिट किया अपने स्पीचेस में कि इंडिया का कल्चर एक हाई ऑर्डर का है। एट द सेम टाइम आप इंडिया इंडिया में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी लाना चाह रहे हो आर्टिफिशियल तरीकों से, कि विदेश से ये मंगा लो, विदेश से वो मंगा लो। मटेरियल एडवांसमेंट, ओके मैं आपको दिखाता हूं। पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी ऑफ नॉलेज। गरीबी किस चीज की होती है? धन की नहीं, ज्ञान की कमी होती है। चाणक्य पंडित बोलते थे, चाणक्य पंडित कहाँ रहते थे? एक छोटे से झोपड़ी में, एक कुटिया में रहते थे। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य उनका शिष्य राज करता पूरे दुनिया में, तो वो भी पूरे दुनिया को डिक्टेटर थे। कैसे? उन्होंने अपने ही डिसाइपल को राजा बनाकर रखा था, लेकिन खुद वो कहाँ रहते थे? कुटिया में। तो पॉवर्टी असली प्रॉब्लम नहीं है। चाणक्य पंडित के पास नॉलेज थी, वही उनकी रिचनेस थी। इसीलिए दुनिया का जो राजा है वो भी चाणक्य पंडित को अपना गुरु मानता था, क्योंकि उनके पास नॉलेज थी। सो रिचनेस से इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। और महात्मा गांधी इतना सिंपल रहते थे, लोगों को जानबूझ के सिंपल रहना सिखाते थे। और देखो महात्मा गांधी कितना महान बन गया, इंडियन डेस्टिनी का डिक्टेटर बन गया। लेकिन क्या महात्मा गांधी गरीब था? बिल्कुल नहीं। और उनके पास नॉलेज था, ही वॉज प्राउड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। प्रभुपाद बोल रहे हैं, therefore what makes a man really rich is spiritual knowledge, and not his radio set or motor car, या फिर his iPhone and his you know sedan car आज के डेट में। तो जो व्यक्ति सिंपल रहता है ना, ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंडेड मतलब डाउन टू अर्थ, उसको सब रेस्पेक्ट करते हैं। उसके लिए रेस्पेक्टफुल हो गया उसका नॉलेज, वो मायने रखता है। यू कैन सी हियर कि लोगों का पैसा से ज्यादा उनका नॉलेज मायने रख रहा है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं अभी तक खुद वेस्ट नहीं गया हूं, लेकिन आप सोच कर देखिए, आप इतने बार गए हो अमेरिका और रशिया, ये लोग भी अब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए हैंकर कर रहा है। इनका तो बहुत मटेरियल एडवांसमेंट हो गया, दुनिया के सबसे दो पावरफुल नेशंस है ये। अब इतना प्रगति करके अब इनको चैन नहीं है, अभी भी कुछ ऊपर चाहिए। अब मटेरियली कुछ है नहीं और पाने को, तो अब स्पिरिचुअली कुछ चाहिए। तो इसमें और क्या देखना बच गया, समझना बच गया? इसका ये मतलब कि रियल रूट ऊपर से ही होता है। स्पिरिचुअल मतलब जड़ में पानी देना सबसे जरूरी है। ये लोग समझ गए और आप फिर भी इन लोग की गलती को दोहरा रहे हो। तो बस यही लेटर दिया गया था। अभी इस लेटर के बाद क्या होता है वो हम लोग कल समझेंगे। और धीरे धीरे चैप्टर 9 इसी हफ्ते में अंत भी हो जाएगा और चैप्टर 10 स्टार्ट भी हो जाएगा। तो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। टेक केयर। बाय बाय। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। आपका कोई सवाल है? जी।
हाँ हरे जी कृष्णा। बोलिए। हाँ प्रभु में बोलिए। तीसरा चीज क्या बताया आपने राज करने के लिए? एक तो ही हैज टू बी परमात्मा, एक काल, और तीसरा क्या बताया था? अभी मैंने बोला था कि एक तो वो टाइम है, वो खुद काल है। हाँ, उन्होंने टाइम को रोक दिया, रोक नहीं दिया था एक्चुअली। एक अलग ही डायमेंशन पे रासलीला हुआ था, जिसमें ब्रह्मा का टाइम को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से लाख्स ऑफ ईयर्स चला ये डांस। दूसरा ये था कि उनकी स्पिरिचुअल बॉडीज डांस कर रही थी, फिजिकल बॉडीज घर पे ही सो रही थी। जो डांस करी थी, इट वाज द स्पिरिचुअल बॉडी, सो इट वाज अ ट्रांसेंडेंटल डांस। और थर्ड मैंने बोला था कि ही कृष्णा मिस्टिक है, योगेश्वर बोलते हैं उनको। योगेश्वर, योगियों में ईश्वर है। इतने बड़े मैजिशियन है। हजारों गोपीज डांस कर रही है, लेकिन एक गोपी की अगर आंख की दृष्टि से आप देखें तो उनको ऐसा लगता है कृष्ण एक ही है, और कृष्णा सिर्फ मेरे साथ डांस कर रहे हैं। बाकी सबके साथ कृष्ण एक साथ डांस कर रहे हैं। देर आर मेनी कृष्ण एक्सपांडेड, लेकिन सबको सिर्फ अपने आगे वाला कृष्ण दिख रहा था, कि मैं कितनी स्पेशल हूं। राइट, दैट्स इट। So if you're such a level of champion, if you're such a conqueror of time, the ultimate destroyer, and if you are the मिस्टिक। super soul himself, then you can also do Raslila. Otherwise, even a demigod can't do Raslila. थैंक यू प्रभु। Okay. सौम्य प्रभु। प्रभु जी, ये जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम क्या है? किसी को पता है इस चैप्टर का नाम क्या है? रेसिडेंट ऑफ वृंदावन है क्या प्रभु जी ने किया? एक हाँ जी, चैप्टर का हाँ नाम जी, था। मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, किताब आपके दिमाग में छप गई है। रेसिडेंट ऑफ वृंदावन। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? सीइंग नन, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण।